Welcome everyone. In today's session, we will learn the role of agriculture in our country's economy. Then we will understand what is food security and why do we need it. And in the last, we will study the impact of globalization in agriculture. Now you all know that India is an agrarian country and more than 50% population is involved in agriculture. Now we know that agriculture play an important role in our Indian economy. So the first thing, which is the most important thing to note down here, is we must check that whether agriculture is contributing in our economy or not. है ना, ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करता है, पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है क्या एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में, क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है. बिकॉज एज फार एज द एनसीईआरटी बुक इज़ कंसर्न, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डिक्लाइनिंग सिंस 1951. किस में डिक्लाइन हो रहा है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर? इन आर जीडीपी. ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जीडीपी है क्या चीज़. जीडीपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब जितना भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर होता है, टेरिटरी, हमारी कंट्री के टेरिटरी एरिया के अंदर जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन करने के बाद में उस एनुअल प्रोडक्शन की, मतलब एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन हम एनुअल मान लेते हैं कि एक साल में जितना भी हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से है, चाहे वो टर्शरी सेक्टर से है, प्रोडक्शन की कॉस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग जब हम सेट कर देते हैं तो वो हमारी जीडीपी बन जाती है. यानी कि वो जीडीपी, उसको हम जीडीपी कहते हैं. नाउ जीडीपी ऑफ अ कंट्री actually determines the economic wealth of that particular country, economic growth of that particular country. किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करना है तो उसकी जीडीपी को कैलकुलेट करना ज़रूरी है. अगर जीडीपी में इंक्रीज़ दिखाई देता है, दैट मीन्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एज अ होल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो अगर एक जनरल सी हम चीज़ देखेंगे तो हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए या किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हाइक देने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जीडीपी का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है. अब जीडीपी किसी भी कंट्री की बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, दैट इज़ एग्रीकल्चर, सेकेंड इज़ इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज़ सर्विसेज. तो जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बने हैं हम उन्हें ही ऐड करते हैं. अब कोई प्रोडक्ट अगर हमारे कंट्री में बना है और वो सपोज़ चाइना, अमेरिका, जर्मनी, यहाँ दूसरे कंट्रीज़ में बेचा जा रहा है, तो वो हमारी जीडीपी में उसका काउंट होगा, उसका शेयर गिना जाएगा. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम दूसरे कंट्री से परचेज़ करके अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं तो वो हमारी कंट्री की जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा, उसका काउंट हमारी कंट्री की जीडीपी में नहीं होगा. अब किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी को इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे होगी? तो इसका बेसिक फंडा एक ही है कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी को इंक्रीज़ करना है तो कंट्री के लोगों को, जहाँ जिस कंट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है, उस कंट्री के ही लोगों को वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी. अगर हम अपनी कंट्री में, जो हमारी कंट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उन्हीं को हम खरीदने लगेंगे तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसमें हाइक आएगा और हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, अब जीडीपी सपोज़ करो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि हमारे कंट्री में इस बार मान लो 100 चेयर्स बनी, एक एग्जांपल है, और एक चेयर का कॉस्ट क्या है 200 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 100 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज़ इक्वल टू 20,000 रुपीज़. तो हमारे कंट्री का जीडीपी कितना बना? 20,000 रुपीज़. बट एक्चुअल में जीडीपी ऐसे कैलकुलेट नहीं करते. जीडीपी कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट फार्मूला है. अब हम इस फार्मूले के थ्रू जीडीपी की कैलकुलेशन समझते हैं कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है. Now to calculate GDP, the formula is
C plus I plus G plus X minus M. C stands for consumer expenditure, I stands for industries investment, and G stands for government expenditure. X stands for export minus import. Now in this slide I have shown the GDP data of different sectors for the year 2013 to 2016. अब ये देखना है हमें कि क्या एग्रीकल्चर में हाइक आया है, एग्रीकल्चर का जो शेयर था उसने जीडीपी को इंक्रीज़ किया है, या इंडस्ट्रीज़ ने इंक्रीज़ किया है, या सर्विसेज के शेयर ने इंक्रीज़ किया. आप देखो 2013-14 में जो जीडीपी है वो 6.6 है, लेकिन 2014-15 में जो जीडीपी है दैट इज़ इक्वल टू 7.2. अब आप जीडीपी का इंक्रीज़ डजेंट मीन कि एग्रीकल्चर के शेयर में इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है. इट रीचेज अप टू -0.2. तो सबसे अच्छा किसने कंट्रीब्यूशन किया है, किस सेक्टर के शेयर ने, दैट इज़ द शेयर ऑफ सर्विसेज विच बिकम्स इक्वल टू 10.3. तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने किया है 2014-15 में, सर्विस सेक्टर ने किया है, और जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है. तो इस तरीके से हर सेक्टर का जो 3 मेजर एरियाज़ हैं, इसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है. और इंडिविजुअल जीडीपी इंक्रीज़ का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हर एक एरिया ग्रो कर रहा है. हर एरिया की ग्रोथ को अलग से इवैल्यूएट करना पड़ता है. और सपोज़ करो अब जैसे एग्रीकल्चर जो है ये डिक्लाइन हो गया 2014-15 में, तो इसमें क्या है, हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है. ठीक है, और वो चेंजेस किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो फर्दर और ज़्यादा उसका शेयर ना गिरे, उसके शेयर में इंक्रीज़ हाइक आए. ठीक है. नाउ बिफोर मूविंग टू द स्टेप्स टू इंक्रीज द जीडीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जीडीपी डिक्लाइन. Like we will definitely face lots of unemployment in disguise in agriculture. Then since agriculture is not contributing in GDP, so no one is ready to invest in agricultural sector. Then comes the decreased subsidy on the fertilizers. That means first of all let's understand what is subsidy. Subsidy means low cost of an item so that everyone can use that particular item. आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट इज़ गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग एट अ सब्सिडाइज रेट टू द पुअर पीपल्स. अब सब्सिडाइज रेट का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम प्राइस. फाइन. देन इफ सब्सिडी प्राइस डिक्रीज on the fertilizers, that means not too much of subsidy on the fertilizers, so from the farmer's perspective fertilizers will become costly and becomes difficult to buy for a farmer. There will also be a decrease in import duties on the agricultural products. Though farmers are facing international competition, but in this case when the GDP is declining, this competition becomes more tough than before. Then farmers will definitely withdraw their investment from the agriculture. आपने ये सुना भी होगा कि आजकल जो है किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता. What was the reason behind this? The reason behind this is कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, एक तो वो सब्सिडी बहुत कम देती है. द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारे इंडिया में क्या है, फार्मर्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़. तो अब एक थोड़ी सी जायज़ सी भी बात है कि सरकार भी कितनी कितनी सब्सिडी बांटे और कितने कितने किसानों को बांटे. थोड़ा रेशियो कम हो तो सब्सिडी भी ठीक ठीक एडजस्ट की जा सकती है, पर यहाँ तो हर दूसरा आदमी किसान ही है. तो क्योंकि जो रेशियो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% पीपल का आता है. ये 2011 तक तो 60% था, अब थोड़ा सा कम हो गया है. ठीक है. तो अगर जितना किसान खर्चा करता है उसके बाद उसको उसमें बेनिफिट नहीं होता, या हमारी गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को हेल्प नहीं करती है, सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रही है, या किसी और तरीके की हेल्प नहीं कर रही है, तो फार्मर डेफिनेटली विल डिसाइड नॉट टू इन्वेस्ट एनी मोर इन द एग्रीकल्चर. So with all these points we can say that for a farmer the cost of production will increase, because उसे तो हर चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ख़रीदनी पड़ रही है, लाइक गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा.
तो जो आउटपुट फार्मर जनरेट करेगा क्या वो वर्थ होगी? नहीं. So in simple words we can say that in terms of economy our agriculture is not in good shape. Now to reform agriculture we need to establish more agricultural universities, pursue research and development, veterinary services and animal breeding centers, and horticultural development. Now next is food security. Now the basic thing is India as a country tries to provide food to each and every common man to an affordable price. Now it is important to know that how food security system is taken care in our country. अब फूड सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बफर फूड स्टॉक के बारे में समझेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा फूड स्टॉक के बारे में सोचते हैं हम लोग, क्योंकि सपोज़ किसी सीज़न में क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई या some mishap happened in particular region, then we must have the buffer stock to take care of those accidental seasons as well as the regions. अब ये जो फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक में रखे गए हैं इनको हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सिक्योर तरीके से प्रिजर्व करके रखती है, क्योंकि ये जो फूड ग्रेन्स हैं ये हमारे जो जैसे ड्रॉट कंडीशन हो जाती है किसी रीजन में या किसी रीजन में बहुत भयंकर फ्लड आ जाता है, तो ऐसे समय पर ये फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ के लोगों को सप्लाई करती है गवर्नमेंट. अब आज की कंडीशन देख लो आप ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन, तो क्या है कि वो लोग जो मज़दूर तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, जो रोज़ का कमाते थे, रोज़ खाते थे, आज वो अपने घर बैठे हुए हैं. ठीक है, उनको उनकी नौकरियां बंद हो गई हैं और अच्छे अच्छे नौकरी वालों की नौकरियां छूट गई हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर रही है गवर्नमेंट, डोर टू डोर फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है और कई जगहों पर ऑन दी बेसिस ऑफ राशन कार्ड प्रोवाइड कर रही है ये फूड ग्रेन्स. और कई लोग तो जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, उनके सिर्फ आधार नंबर को कंसिडर करके फूड ग्रेन्स उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है. एक्चुअली क्या है, आधार नंबर और राशन कार्ड एक सिक्योरिटी बेस पे रखा जाता है कि अगर सपोज़ करो 10 kg किसी फैमिली को राइस प्रोवाइड कर दिया गया, वो फिर नेक्स्ट डे फिर और 10 kg ना लेने आ जाए, वो नेक्स्ट डे 10 kg किसी और फैमिली को मिल जाए राइस. ठीक है, तो वो आधार नंबर रजिस्टर कर लेते हैं और फूड ग्रेन प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं इनमें हमारी कंट्री कहीं सफ़र ना करे, तो इस चीज़ के लिए हम लोग पहले से ही बफर फूड स्टॉक रखते हैं. Moreover, we have PDS, that is Public Distribution System. Its main role is to provide food grains and the essential items to the BPL population at the subsidized rate. Now BPL stands for below poverty line. अब देखो कोविड-19 लॉकडाउन के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डबलिंग ऑफ PDS कोटा फॉर द राशन कार्ड होल्डर्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज. अब इसमें कौन सी वो दो कैटेगरीज जो मेन है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है, वो है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स. अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझते हैं. देखो, फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप ग्रो करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ही अकॉर्डिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से उसका फूड आइटम खरीद लेता है और स्टोर कर लेता है. लेटर ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है हमारी FCI ये सारा फूड आइटम BPL पीपल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनको सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड कर देता है. और कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो PDS सिस्टम है इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं. अब वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? जो फूड ग्रेन BPL पीपल्स को प्रोवाइड किए जा रहे थे वो फूड ग्रेन लो क्वालिटी के फूड ग्रेन्स देखने को मिले. और ये भी देखा गया कि जो बफर फूड स्टॉक था उसकी स्टोरेज भी प्रॉपर तरीके से नहीं थी, तो वहाँ पे भी लैकिंग थी. फिर BPL पीपल्स की जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें क्या था, अबव पॉवर्टी लाइन APL ग्रेड के भी लोग आए हुए थे और वो फ्री का राशन, फ्री फूड आइटम्स को या सब्सिडी रेट्स पे जो फूड आइटम BPL लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे थे वो भी फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, जो कि बहुत गलत था.
देन रूरल एरियाज़ में अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना होने की वजह से क्या था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाया। हर गरीब इंसान को प्रॉपर तरीके से जो है सब्सिडाइज रेट वाले फूड आइटम्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। और पुअर पीपल्स को बहुत लिमिटेड बेनिफिट मिल रहे थे। मतलब जैसे आप ये देखो, राइस, व्हीट और केरोसिन, ये 3 चीज़ें तो मस्त थी, और किसी किसी रीजन में शुगर भी दे दी जा रही थी। अब जैसे इंस्टेड ऑफ फ्लोर गेहूँ दे दी जाती है, ठीक है, फिर गेहूँ को फर्दर पिसाई भी लगती है, उसमें भी चार्जेस लगते हैं। फिर स्पाइसेस हैं और बहुत सारी बाकी ईटेबल थिंग्स हैं जो कि पुअर पीपल्स को नहीं प्रोवाइड की जाती। कुछ गिनी चुनी ही चीज़ें दी जा रही थी, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच इनको तो बिल्कुल लिमिटेड बेनिफिट मिल रहा था, जो कि अगेन काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ पीडीएस सिस्टम। और कुछ ऐसा भी था कि जब ओपन मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था तो जो मीडिएटर्स जो थे, बिचौलिए, वो भी इसमें से आधा राशन खुद के अपने घरों में पहुंचा रहे थे। मतलब टोटल जो बटना चाहिए राशन, वो ना बट के बीच के लोग, मीडिएटर्स लोग, कुछ परसेंटेज इस फूड आइटम की अपने घर ले जाते थे। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ पीडीएस सिस्टम, जिसको कि फर्दर गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इम्प्रूव किया। नाउ फार्मर्स जो हैं हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के हैं, बिग फार्मर्स दैट मीन्स रिच फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स यानी कि पुअर फार्मर्स। Now the facilities like free power to pump groundwater is provided to the special class farmers only. Now along with this they are provided with deep tube well facilities. अब इन दोनों फैसिलिटीज़ के चलते ये किसान है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज़ होने लगता है और वाटर टेबल भी रिड्यूस हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे इंडिया जैसा जो कंट्री है जहाँ रिसोर्सेस की भरमार लगी हुई है, वहाँ आज मैक्सिमम रीजन्स जो हैं दे आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम और वाटर स्कैसिटी प्रॉब्लम। अब इन फैसिलिटीज़ के चलते ये जो फार्मर्स हैं ये ऑफ सीज़न में भी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गई, और जिसके चलते इन्होंने अच्छे स्टोरेज ऑप्शन भी बना लिए। मतलब जो इनके जो स्टोरेज करने का फूड आइटम्स को स्टोर करने का तरीका था उसको भी चेंज किया, उसमें बेटरमेंट लेकर आए। फिर बेटर तरीके से मार्केटिंग करने लगे ये लोग मार्केट में, और एज अ रिज़ल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्पेशल क्लास फार्मर्स थे ये धीरे धीरे रिच होते गए, और जो दूसरे फार्मर्स थे जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी वो धीरे धीरे, क्योंकि वो गरीब होते चले गए। कैसे? क्योंकि वो पुअर फार्मर्स इस तरीके से बने क्योंकि उनको तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, है ना, और उनको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा था, सो दे हैव टू पे हाई प्राइस फॉर द इनपुट्स। अब जब इनपुट्स में फार्मर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो बाकी कामों के लिए वो फाइनेंशियली वीक हो जाएगा, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच दे डोंट हैव लाइक अदर थिंग्स ऑफ बेटर क्वालिटी, लाइक उनके पास प्रॉपर स्टोरेज स्पेस नहीं होगी क्योंकि उसमें भी तो पैसा ही खर्च करना है। फिर मार्केट में आके मार्केटिंग के लिए भी उनको दे हैव टू स्पेंड मनी। फाइनली ऑल दिस लीड्स टू द पुअर सेल ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस बाय द अदर क्लास ऑफ फार्मर्स। तो वो जो ये जो फार्मर्स का जो ग्रुप है ये क्या बनता गया, ये स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आ गया, और धीरे धीरे ये जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच होते चले गए और जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर फार्मर होते रह गए। फाइनली द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स इंक्रीज। अब जो बिग फार्मर्स थे इन्होंने क्या किया, मार्केट पे अपना कंट्रोल कर लिया और फिर फाइनली खुद ही ये जो है मार्केट में अपने फूड आइटम्स का प्राइस सेट करने लगे। ठीक है, ये तो थे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। लेकिन अब देखो, जो बिग फार्मर्स ने फ्री पावर का यूज़ किया, डीप ट्यूबवेल्स का, और जो है इरिगेशन ऑफ सीज़न में भी जो है क्रॉप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया, उससे क्या हुआ कि इन्होंने वाटर का एक्सेस यूज़ कर लिया, फर्टिलाइजर्स का भी एक्सेस यूज़ किया, मिस यूज़ किया पावर का। तो इसका सबका रिज़ल्ट क्या हुआ, लैंड भी इन्होंने डिग्रेड कर दी। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स हैं और
वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, और जिसकी वजह से जो क्रॉप्स ये लोग ऑफ सीज़न में उगाते थे अब वो पूरे साल भर एक ही क्रॉप उगाने लगे। तो क्रॉप की जो वैरायटीज़ में जो रोटेशन आना चाहिए था वो नहीं आया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन क्रॉप वैरायटीज़. So it becomes very important to distribute all the facilities to all the farmers equally for the government, so that none of them have excess of it to misuse it, and none of them are deprived of it, and all can lead similar and better life. In this slide, I have summarized all the key points related to food security topic. Now the last topic of this chapter is globalization. Now the globalization word means development, or you can say it is the integration between companies and the people worldwide. Whenever the globalization took place or development took place, farmers has to face new set of challenges. Now let us see few examples. Like before independence, British ruled India, and the people of Champaran are often forced to grow indigo crop, which is the source of blue dye and is extremely used in the textile industries. But these farmers, they don't want to grow indigo crop, they want to grow local food crop, so just to sustain their families. Similarly, Indian spices, which are very good and popular and are exported to different countries. Earlier, cotton belts in India were the main attractions for Britishers, from where they took the cotton and exported to the Manchester and Liverpool, which developed as a cotton and textile centers. So globalization is always there. Now let's see what are the challenges which farmers have to face along with the globalization. First is inability of the Indian agricultural products to compete with the developed countries. Now, even though India is producing lots of things but still unable to compete with other countries. Why? Because agriculture is subsidized at other countries, but this is not done in India. यहाँ तो क्या है, रिच और पुअर फार्मर डिवीज़न की वजह से जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से compete नहीं कर पाता. Second is overuse of chemicals, which causes land degradation and causes pollution also. अभी हम थोड़ी देर पहले ये पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ा था, लाइक बिग फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स के केस में. Then third is the poor condition of the small farmers or the marginal farmers, because they are not able to afford even the things which are required as necessary inputs for the crop production. So they are the main sufferers. So finally, what is the need of the hour for agricultural development? So the thing is, farmers must shift from traditional crops to the high value crops. अब जैसे हमारा राइस है, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जबकि जो शुगर केन है वो ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. अब सिमिलरली जो है काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है मार्केट में, जबकि उनके लिए इनपुट्स जो हैं वो ज़्यादा इनपुट्स नहीं ज़रूरत होती है, और उनके लिए ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही अच्छे ग्रो कर जाते हैं इवन इन द ड्राई कंडीशंस. और उन ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स की जो आउटपुट है वो ज़्यादा फार्मर्स के लिए ज़्यादा अर्निंग का सोर्स बन सकती है, उनको ज़्यादा मनी प्रोवाइड कर सकती है. तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है ये ज़रूरी है फार्मर्स के लिए. लाइक फार्मर्स मस्ट मूव फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. अब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने फ्रूट्स ग्रो करने शुरू कर दिए, मेडिसिनल हर्ब्स ग्रो करने शुरू कर दिए, फ्लावर्स वेजिटेबल्स ग्रो करने शुरू कर दिए. और अब हम क्या सोच रहे हैं कि अब हम जो है सीरियल्स को इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें. ये जैसे कि इटली और इज़राइल हैं, ये ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं. तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग वी इंडियन फार्मर्स शुड also do the same kind of thing. अब इटली है, it is predominantly a Mediterranean country. अब इटली में क्या है, ज़्यादातर वाइन और सिट्रस कल्टीवेशन किया जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है. ठीक है.
Next is the gene revolution, that is the genetic engineering, and this helps us to invent hybrid variety of seeds. पहले क्या था कि फार्मर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते HYV सीड्स गेन किए और हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए. बट विद टाइम दे लर्न, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये जो है ये सही तरीका नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन का. तो उन्होंने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ अब रुख कर लिया. नाउ दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब वहाँ पे क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है बेटा कि here we can mix and match the genes of two different variety of plants to invent new hybrid variety of seed which can give better crop productivity. Fine. Now next is organic farming, which is totally opposite to the green revolution. So here farmers need not to use any insecticide, pesticide or harmful chemicals. They just have to use manure, natural things like neem coated urea or neem leaves to grow any of the crop. So it doesn't harm the land, it doesn't harm the health, and even it doesn't harm the environment. So this is the best option for the farmers for the future. And the last point is farmers must shift to biodiesel crops like jatropha and jojoba. Both of these crops needs much less irrigation and can grow even in the dry conditions also. Along with agriculture, we must think some other alternative employment opportunities related to agriculture sector only, like dairy farming, beekeeping, fishery, floriculture, horticulture, poultry management, sericulture, growing more medicinal plants. So students, these are the important steps which we must take to increase the share of agriculture in our country's GDP, as a result of which the economic performance of our country will also increase. So this is all about chapter 4, agriculture. Hope you understand well, but still if you have any query, any doubt, you can ask me any day, any time.